दाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अन्नदाता कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। लीची के बाग में लगने वाले विभिन्न हानिकारक कीट और इनका नियंत्रण। रबी प्याज की तैयार पौध की रोपाई और रोपाई के बाद फसल में किए जाने वाले कार्य। अधिक आय प्राप्त करने हेतु भेड़ और बकरियों की देखभाल और प्रबंधन। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने लीची के बाग लगा रखे हैं, उनके फल बागों में इस समय विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीटों का प्रकोप देखने में आ रहा है, जो बाग से मिलने वाली फलत पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। अतः इन फल बागों से गुणवत्ता युक्त पैदावार प्राप्त करने के लिए इन कीटों का किस तरह से नियंत्रण किया जाए, इस विषय पर विस्तृत जानकारी दे रही हैं गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर की डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आज आपको बताऊंगी कि लीची के बाग में आपको अगले आने वाले महीनों में कौन से कीट प्रबंधन कर रहे हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं मौसम बदल रहा है और कभी कीड़ों की संख्या कम हो जाती है और कभी कीड़ों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। और इन कीड़ों का अगर हमें सही समय पर प्रबंध नहीं किया तो वो हमारी फसल को नुकसान पहुँचा सकते हैं। आप सभी जानते होंगे कि हमारे कुछ इलाकों में अष्टपदी माइट की बहुत बड़ी समस्या है और एक बार जिस पेड़ में आती है उस पेड़ को पूरी तरह नष्ट कर देती है और धीरे धीरे अब जो पेड़ की पैदावार है वो कम होती जाती है। अब इसको पहचानेंगे कैसे? इसमें जो अष्टपदी है ये पेड़ों की पत्तियों को, जो नई पत्तियां होती हैं उन पर अपना असर दिखाती है, उनसे रस चूसती है, तो पत्तियां जो हैं वो घुंघराली हो जाती हैं और घुंघराली होने के साथ साथ जैसे चॉकलेट का रंग होता है भूरे से रंग का, वैसे हो जाती हैं। और पत्तियों को अगर आप छुएंगे तो वो आपको चिकनी सतह की प्रतीत होगी और इसके साथ ही वो मुड़ने लग जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पत्तियाँ सारी जल गई हों। ये अष्टपदी एक बार आ जाती है तो इससे फूल नहीं बनता है, फूल नहीं बनेगा तो फल भी नहीं बैठेगा। तो इसलिए इसका उचित समय पर बहुत ही निदान आवश्यक है। तो अगर आपके पेड़ों में ये समस्या रहती है या आपके क्षेत्र में ये समस्या पाई जाती है तो आप अभी से इसका उचित प्रबंधन शुरू कर दें। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आगे आने वाले माह में आप इसका निरीक्षण करें कि लीची के पेड़ों पर इस तरह के जो लक्षण है वो दिखाई दे रहे हैं, क्या पत्तियाँ घुंघराली हो गई हैं, जली हुई सी प्रतीत हो रही हैं। अगर ऐसा है तो उनको आप काट लें और काट के जला दें। और इसके बाद में आपको एक दवा जो है अष्टपदी को मारने के लिए प्रयोग की जाती है उसका छिड़काव करना होगा। उस दवा का नाम आप लिख सकते हैं डाइकोफॉल। डाइकोफॉल 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से इस्तेमाल करना है। और अगर ये ना मिले तो ब्राइकोफॉल नाम से भी ये दवा उपलब्ध है और इसकी दर बिल्कुल वैसी ही है। जितनी पेड़ की आयु होगी या जितने पेड़ों की संख्या है उस हिसाब से आप इसका उचित मात्रा में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपको ये अष्टपदी मारक रसायन नहीं मिलते हैं तो आप डाईमेथियोर जो आसानी से उपलब्ध है मार्केट में, आप उसे भी ले सकते हैं।
उसके लिए आपको 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना होगा। और इसका 7 दिन के बाद आप दोबारा छिड़काव कर दें, यानी 15 दिन में 2 बार अगर छिड़काव कर देंगे काटने के बाद, तो ये अष्टपदी आपके पेड़ों से बिल्कुल चली जाएगी। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और दूसरा छिड़काव आप इसका ध्यान रखिएगा कि जनवरी के माह में भी एक इसका छिड़काव कर दें। एक और होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि पत्ती लपेटक कीट, अभी तो वो जो कीड़ा है वो ज़मीन के अंदर चला गया है, प्यूपा अवस्था में है। तो आप एक काम ये करिएगा कि आजकल जितने भी कीट हैं वो सुप्तावस्था में चले गए हैं। तो इसके लिए आप अपने पेड़ों के आसपास की निराई गुड़ाई अच्छे से कर दें। अगर आप एक बार निराई गुड़ाई करेंगे, मिट्टी की उथल पुथल हो जाएगी, तो जितने भी कीड़े नीचे ज़मीन के अंदर हैं वो ऊपर की सतह पर आ जाएंगे और जो हमारे कीट भक्षी चिड़ियाएँ हैं, पक्षी हैं, वो उनका भक्षण कर लेंगे और इस हिसाब से वो उनका जैविक नियंत्रण आसानी से हो जाएगा। और जितनी भी खाद वगैरह आपको लगानी है वो दिसंबर के माह तक लगा दें, ताकि आपका जो पेड़ है वो पूरी तरह से पोषक तत्वों से परिपूर्ण हो और अच्छी पैदावार उसके साथ में आए। इसके साथ ही अगर आप ध्यान दें तो कुछ कीड़े जो हैं हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, जो कि परभक्षी कीट हैं। लीची में इस समय अगर आप देखेंगे तो कई बार आपको एक बड़े कीड़े की एक बड़ी सी उथिका नज़र आती है, जिसे हम कहते हैं प्रेइंग मैंटिस। ये एक परभक्षी कीट है। इसके अंड जो है बड़ा सा दिखाई देगा, आपको लगेगा कि जैसे छोटा सा चिड़िया का घोंसला हो। तो अगर इस तरह की अगर आपके पेड़ों पे दिखाई दे रही है तो आपको करना ये है कि वहाँ से काट कर इसको ऐसी जगह पे लगा दें जहाँ पर कीड़े ज़्यादा पाए जा रहे हो। तो अगर इन सब चीज़ों का उचित रखरखाव और जल की समुचित व्यवस्था अगर आप करेंगे तो आपके जो लीची का पेड़ है वो अच्छे से पोषक तत्वों से परिपूर्ण होगा और उसकी पैदावार भी अच्छी होगी। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। रबी प्याज की तैयार पौध की रोपाई और रोपाई के बाद फसल में किए जाने वाले कार्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। राज्य के कुछ किसानों ने तो रबी प्याज की खेती में रोपाई कर दी होगी और कुछ किसान अभी प्याज की रोपाई करने वाले होंगे। तो प्याज की तैयार पौध का खेत में रोपण कैसे करना है और जिन किसानों ने रोपाई कर दी है वो फसल में कौन कौन से कार्यों को करें जिनसे कि फसल से आगे चल करके अधिक उपज मिल सके, इन्हीं सब बिंदुओं पर जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार वर्मा। भाइयों को मैं यह भी बताना चाहूँगा कि जो अभी किसान भाई बीज डाले हुए हैं या नर्सरी बेड में अभी प्याज का थरा डाल चुके हैं और जो आगामी 15 दिनों के अंतराल में लगाने वाले हैं, तो उनके लिए यह है कि उसको आप 15 दिन में जब भी लगाएंगे खेत में तो उसको चीज ध्यान रखें, खेत को अच्छी तरीके से रोटोवेटर चला के खेत को जुताई कर ले और उसके बाद अंतिम जुताई जो रहेगा पाटा चला ले, ताकि अच्छी तरीके से खेत संतुलीकरण हो जाए। उसके बाद शाम के समय में जो अपना प्याज का थरा है उसको खेत में लगाए। लगाने से पहले उसका उपचार जरूर करें, जड़ का उपचार। जड़ का उपचार करने के लिए जो फफूंदनाशक दवा जो आती है, जो कि बाजार में भी उपलब्ध होती है, आप जानते हैं, जैसे बाविस्टिन है या डाइथेन 45 है, उसको कम से कम 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर और उसको डुबो के रखे, या जैविक फफूंदनाशक दवा जो आते हैं उसको 5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर जो आपका प्याज का थरा है उसमें कम से कम 15 से 20 मिनट तक डुबो कर रखे और उसके बाद सीधा खेत में लगाए। और जो किसान भाई अपने खेत में प्याज के थरा को लगा चुका है तो उनके लिए यही है कि आप उस पर लगाने के बाद तुरंत उसमें एक हल्की से सिंचाई करें, ताकि जो भी आपने पौधा लगाया है वो अच्छी तरीके से उग जाए। किसान भाई जो लगा चुके हैं प्याज का थरा को अपने खेत में, उनके लिए ये ध्यान रखना है कि रासायनिक खाद की मात्रा कितना डालना है। तो रासायनिक खाद की मात्रा जब भी शुरुआत में आप लगा रहे हैं खेत में तो 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन रहेगा और 70 से 80 किलोग्राम फास्फोरस रहेगा और 100 से 120 ग्राम करीब आपका पोटास रहेगा। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाई डालना है। नाइट्रोजन को प्रथम सप्ताह में प्रथम डोज डालना है, उसको आधा भाग में, और फास्फोरस और पोटास का आधा भाग में डालना है। जिस समय आप खेत में लगाने जा रहे हैं उस समय डालना है।
इसके बाद किसान भाई ये ध्यान आता है कि आप इसका खरपतवार नियंत्रण करने के लिए सबसे जरूरी ये हो जाता है कि आप समय समय पर देखते रहे कि उसको हाथ के द्वारा जो भी खरपतवार निकल रहे हैं उसको निकालने। और इसके साथ साथ किसान भाई कि जो पानी है, पानी कम से कम आप ये चीज देखें कि उस खेत में नमी अच्छी तरीके से बने रहे ताकि खरपतवार को हम आसानी से निकाल सके। खाद जो है किसान भाई इस चीज का ध्यान रखें कि जो मैंने बताया नाइट्रोजन की 2 भाग बना लेंगे। पहली आधी मात्रा जो रहेगा जिसमें आप लगा रहे हैं उस समय करना है, तैयारी कर रहे हैं अपन या रोपाई लगाने जा रहे हैं उस समय डालना है। और जो आधा मात्रा बच जाएगी खेत में थरा लगाने के 45 दिन बाद आपको 1 मात्रा और डालना है। तो इस तरीके से हम अगर संतुलित उर्वरक देते हैं तो काफी अच्छा इसका उत्पादन मिलता है। इसके साथ साथ किसान भाई जल प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना है कि आपको कम से कम प्याज का जो पूरा जीवन चक्र होता है उसमें कम से कम 6 से 8 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो किसान भाई आप समय समय पर खेत में जाकर देखते रहे कि नमी पर्याप्त बनी रहे, ऐसी स्थिति ना आए कि उसमें मिट्टी का फटना शुरू हो जाए या बहुत ज्यादा सूखा पड़ने लग जाए, ऐसी स्थिति ना है। उसमें कम से कम 10 से 12 दिन के अंतराल पर आप पानी देख सकते हैं कि कब मिट्टी के उसमें नमी है कि नहीं। अगर नमी नहीं है तो तुरंत उस पर सिंचाई करें। इसके साथ साथ किसान भाई आप देखेंगे इसमें बीमारी भी बहुत ज्यादा आती नहीं है। जो आती है उसमें एक आपका पाउडरी मिल्ड्यू का थोड़ा सा अटैक होता है, उसको भी सल्फर से उसका नियंत्रण किया जा सकता है। कम से कम 2 ग्राम प्रति लीटर अगर दवाई कम छिड़काव करते हैं तो उससे नियंत्रित किया जा सकता है। एक पर्पल ब्लास्ट भी इसमें आता है, किसान भाई को मैं बताना चाहूंगा, पत्तियों में दिखता है तो वो बहुत ज्यादा तो खैर प्रभावित नहीं करता हमारी उपज को, लेकिन वो अगर दिखता है तो उसमें कोई भी फफूंदनाशक दवा है जैसे बाविस्टिन या डाइथेनियम 45 है, अगर इसका हम 15 दिन के अंतराल में अगर 2 बार भी स्प्रे करते हैं तो उससे नियंत्रित हो जाएगा। प्याज का जो अवधि है ये कम से कम 5 से 6 महीने का रहता है, लेकिन अगर हमारे किसान भाई जो अक्टूबर में लगाते हैं तो वो 5 से 6 महीने मतलब फरवरी मार्च तक भी निकाल सकते हैं। जो किसान भाई अभी लेट हो चुके हैं वो मार्च अप्रैल में भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से अगर आप देखें तो प्याज को हम कभी भी निकाल कर मतलब बाजार में ले जाके उसको अच्छी आमदनी ले सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अधिक आय प्राप्त करने हेतु भेड़ और बकरियों की देखभाल और प्रबंधन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। भेड़ एवं बकरी पालन दिन प्रतिदिन कम लागत में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय साबित हो रहा है। अतः हमारे राज्य के जो किसान भाई भेड़ और बकरी का पालन कर रहे हैं वो इनकी किस तरह से देखरेख और प्रबंधन करें जिससे वो अधिक लाभ प्राप्त कर सकें, इस विषय पर जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक पशु विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वर्मा से। आज हम किसान भाइयों को बताएंगे भेड़ एवं बकरी पालन के बारे में। भेड़ एवं बकरी दोनों पशु ऐसे हैं जिनको हर छोटा से छोटा किसान आसानी से पाल सकता है और उससे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्राप्त कर सकता है। भेड़ एवं बकरी ऐसे पशु हैं जिनको पालने के लिए पशुपालक को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं होती है और उनको आसानी से रखा जा सकता है। किसान भाइयों, ये जो इस समय की अपनी सीज़न चल रही है, सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने पशुओं को सर्दियों से बचाना बहुत आवश्यक हो गया है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जहां पर भी हम अपने पशुओं को रखते हैं उसको चारों तरफ से अच्छी तरह से ढक के रखें ताकि उन्हें हम ठंडी हवा से बचा सकें। और यदि हम ठंडी हवा से उन्हें नहीं बचा पाते हैं तो मुख्यतः उनमें निमोनिया की समस्या होती है। इस समस्या में क्या होता है कि पशु के नाक से जो नेजल डिस्चार्ज होता है वो निकलने लगता है और इसमें क्या होता है, जो पशु के फेफड़े होते हैं उसमें दिक्कत होती है। फिर धीरे धीरे पशु को बुखार आता है और वो चारा पानी बंद कर देता है खाना। इसके बाद फिर कई बार अगर उसे टाइम से इलाज नहीं मिला तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप अपने पशुओं को ठंडी हवा से बचा के रखें। उसके बाद एक बहुत कॉमन समस्या होती है हमारे भेड़ और बकरियों में खुरपका और मुहपका की। ये समस्या भी बहुत गंभीर है और ये समस्या एक पशु से दूसरों पशुओं में फैलती है। इसलिए अगर किसी भी पशु में
उसके खुरों में, उसके मुंह पे और उसके होंठों पे अगर छाले से दिख रहे हैं तो पशुपालक को ये समझ जाना चाहिए कि इसको खुरपका और मुंहपका की समस्या है। और उसे इस समस्या से बचाने के लिए एक तो टीकाकरण हमेशा करवा लेना चाहिए, जो भी इसकी सीज़न होती है। जैसे इस समय है, इस FMD जो खुरपका मुंहपका है, इसका टीकाकरण चल रहा है, तो इसका टीकाकरण अवश्य करा लें तो उनके पशुओं में ये समस्या नहीं आएगी। और अगर ये समस्या हो जाती है तो उसके बाद उनको ये करना है कि एक लाल दवाई आती है, उसका पानी में घोल बना लें। 5 ग्राम दवाई को 2-3 लीटर पानी में घोल लें। उसके बाद जहाँ पर भी इसके छाले हैं उन छालों को उस दवाई से धुल दें। और उसके बाद अन्य उसमें बीमारियां ना हो, इसके लिए उनको एंटीबायोटिक्स दवाइयां दी जाती हैं। इससे हमारे जो अन्य पशु हैं वो स्वस्थ रहेंगे। और इसके भेड़ और बकरी में एक और चीज़ होती है, उसको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, जिसको फ्लशिंग बोलते हैं। फ्लशिंग क्या होता है कि जब भेड़ और बकरियों की जो ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होती है उससे पहले उनको कुछ विशेष रूप से दाना दिया जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब वो हीट पे आती हैं या गर्मी पे आती हैं तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा अंडा उनके अंदर से रिलीज़ होता है, तो उन्हें एक बच्चे के बजाय 2 या 3 बच्चे मिलने के चांस होते हैं। तो इससे हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये क्या करना चाहिए, जब उनकी ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होनी होती है उससे लगभग 15 से 20 दिन पहले हर एक पशु को 250 ग्राम दाना एक्स्ट्रा देना चाहिए। जब हम उनको एक्स्ट्रा दाना देते हैं तो उनके अंदर कुछ हार्मोन्स या कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो अंडा रिलीज़ करने में मदद करते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मिलते हैं। इस तरह से किसान भाई भेड़ एवं बकरियों को पालकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं और ये बहुत ही आसान तरीका है। इस को हर एक गरीब किसान भाई कर सकता है। इस भेड़ और बकरी पालन को शुरू करने के लिए जितना भी आपके पास पैसा उपलब्ध है, आप 2 पशुओं से, 4 पशुओं से, 5 पशुओं से कर सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे आप अपने झुंड को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हमारे किसान भाई भेड़ और बकरी पालन से कमा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है डीहा अमेठी के फूलचंद्र कुशवाहा ने। आपने टमाटर की फसल में पौध सुरक्षा उपायों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मैं आपको जो है टमाटर की जो है फसल जो खड़ी इस समय आपकी जो है उसकी देखभाल कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। सर्वप्रथम कृषक भाइयों देखिएगा, इस समय काफ़ी एक जो समस्या आती है कि पत्तियां मुड़ने लगती हैं और इस तरह से जो है फलत में जो है काफ़ी दिक्कत आने लगती है। तो मेरा मानना है ऐसी दशा में अगर ऐसी परेशानी आ रही है तो जो है आप इमिडाक्लोरोपिड जो है एक दवा आती है जो रसायन है उसका जो है 10 लीटर पानी में 3 मिलीलीटर मिला के जो है आप छिड़काव करें, काफ़ी आपको लाभ मिलेगा इससे। दूसरा जो है काफ़ी फल छेदक का भी प्रकोप होता है और ऐसी दशा में जो आपको देखने वाला ये है कि जब जो पौधे आपके हैं फूल आने लगे इसमें, तो आप इसी रसायन का जो इमिडाक्लोरोपिड आपको बताया, सर्वप्रथम तो फूल आने से पहले आपका इसका छिड़काव कर दीजिए एक बार को, ताकि ये रसायन जो है उसके सिस्टम में चला जाए। उसके बाद आप जो है लगता है कि नहीं फिर भी छेदक आ रहे हैं तो इंडोक्सा कार्ब जो है एक रसायन आता है जिसका 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में डाल के आप छिड़काव करें, तो इससे जो है काफ़ी राहत मिलेगी। आने वाले समय में कृषक भाइयों जैसा कि नमी बढ़ेगी और थोड़ा सा कोहरा जब बढ़ेगा आपका, तो इसमें झुलसा भी आता है जिसको हम खासतौर पर पछेती झुलसा ज़्यादा आता है जो बाहर के जो किसान भाई हमारे लगा रखे हैं। ऐसी दशा में मैं आपको बताऊंगा कि अगर लगता है कि झुलसा आपके यहाँ टमाटर में आता है और अन्य फसलों में भी इस समय झुलसा आता है, तो सबसे बेहतर होगा कि आप जो है मैंकोजेब जो दवा आती है उसका जो है 2 से 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करें। 10 से 15 दिन के अंतराल के बाद आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें। अगर वातावरण में नमी है तो 10 दिन का अंतराल रखिएगा और मौसम सूखा हुआ है तो 15 दिन का अंतराल पे आप इसका छिड़काव करेंगे। फिर भी आपको लगता है कि ये बीमारी आई गई है तो आप जो है करजेट एक रसायन आता है उसका जो है 2 से 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में डाल के छिड़काव करेंगे, आपको जो है इससे पूरी तरह से निदान मिल जाएगा। इसके अलावा जो
आप जो तोड़ाई का इसमें एक आप ध्यान रखिएगा, जो ही इसके फल बनने लगते हैं आप जो तोड़ाई इसमें जो है स्टार्ट कर दीजिएगा। जो पूरा लाल होने का इंतजार मत करिएगा, थोड़ा सा लाल होने लगे तो आप तोड़ लीजिएगा, क्योंकि बाहर क्या है कि मौसम इस समय ठंडा होगा और आप इंतजार करें तो काफ़ी समय लग जाता है उसको पूरी तरह से पकने में। तो बेहतर है कि थोड़ा सा लाल हो जाए तो आप तोड़ के और किसी गर्म स्थान पर थोड़ा सा, जैसे रूम में आप रख देंगे तो टमाटर जल्दी लाल हो जाएगा। और इस तरह से अगर फल की आप तोड़ाई करें तो यकीन मानिए आप 5 से 10 कुंटल जो है प्रति हेक्टेयर उपज ऐसे ही बढ़ा देंगे, क्योंकि आप फल को ज़्यादा दिन छोड़ेंगे तो पौधे से जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है जितने भी उसके पोषक तत्व जो खाद्य पदार्थ बनता है उसको लेता रहेगा और अगले वाले फल को बनने नहीं देता है। तो आप तोड़ाई में विशेष रूप से इसका ध्यान रखिएगा। और कोई भी जो विषाणु जनित रोग लगता है, पत्तियां मुड़ी है, इस तरह के पौधों का देखिए बहुत ज़्यादा हम नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। बेहतर होगा कि आप जो इसको खेत से उखाड़ के मिट्टी सहित बाहर ले जाएं। और थोड़े बहुत पौधे में लगे हैं तो आपको जो रसायन मैंने इमिडाक्लोप्रिड बताया था इसका प्रयोग करेंगे तो ये बाकी पौधों में नहीं फैलने देगा। तो इससे जो है आपको काफ़ी आसानी से राहत मिलेगी। और किसी कृषक भाई को लगता है कि नहीं कि हमारी फसल थोड़ी कमज़ोर हो रही है, पीली हो रही है, ऐसी दशा में आप जो है NPK घुलनशील आता है, जो है हमारा फर्टिलाइज़र आता है, इसका जो है 18-18 या 19-19 या 20-20 उपलब्ध है मार्केट में। इसकी जो है 2 से 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोल के आप छिड़काव करिएगा। जो आपकी फसल है देखिएगा उसकी रंगत बदल जाएगी। और इस जो फर्टिलाइज़र है इसका इस्तेमाल आप तब भी कर सकते हैं, जैसे हर बार जब तोड़ाई करते हैं तो आप इसका इस्तेमाल किया करिए, तो पौधों को एक बार तोड़ाई के बाद फिर से जो है ताकत मिलती है और फलत आपकी जो है बढ़ने लगती है। पाले से बचने के लिए आप KNO3 यानी पोटेशियम जो है नाइट्रेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खास तौर में जब हमारे टमाटर में या किसी भी फल वाली सब्जी में फल जब बनने लगते हैं तो पोटेशियम की आवश्यकता पड़ती है। और KNO3 का इस्तेमाल करने से आप देखेंगे कि फल में जो है काफ़ी शाइनिंग आ जाएगी आपके, और जो है उसका काफ़ी आपको जो बाज़ार मूल्य है काफ़ी अच्छा मिलेगा। और टमाटर में किसी को लगता है कि थोड़ी सी और भी शाइनिंग की जरूरत है, कैल्शियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का। कभी कभी टमाटर के निचले भाग में देखेंगे ना काला हो जाता है, तो ऐसे नियंत्रण करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड का 2 से 3 ग्राम जो है आप जो है रसायन मिला के 1 लीटर पानी में इस कैल्शियम क्लोराइड का आप छिड़काव करेंगे तो फल में चमक भी आएगी। जो कालापन जो नीचे बनता है जिसको हम ब्लाजम एंड रॉट कहते हैं उसकी भी समस्या नहीं आएगी। किसी कृषक भाई के अगर लगता है कि नहीं जो है फल की फटने की समस्या आती है तो आप बोरेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बोरेक्स जो है 2 से 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करिए। तो आप इन वैज्ञानिक सुझावों के साथ अगर खेती करेंगे तो आप जो है स्वाभाविक रूप से आपको अधिक से अधिक लाभ होगा। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उससे पूछा है वाराणसी के सत्येंद्र चौहान ने, आपने धनिया में फसल सुरक्षा उपायों पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। रबी का मौसम चल रहा है और इस मौसम में धनिया की फसल बहुत अधिक मात्रा में हमारे देश में लगाई जाती है। धनिया की फसल में मुख्य रूप से जो है 2-3 प्रकार की बीमारी आती हैं। सबसे पहले मैं आपको उकटा के बारे में बताना चाहूँगा। किसान भाइयों, धनिया में जो है उकटा बुवाई से ही शुरू हो जाता है। जब इसका जो अंकुरण होता है वहाँ से अगर इसमें फफूंद नामक ये रोग है, उकटा रोग है, ये ऑक्सीस्पोरम नामक फफूंद से फैलता है। और जब हमारी फसल उगने लगती है तब इस रोग के लक्षण अगर जड़ के माध्यम से प्रकट होने लगते हैं तो ऊपर से पौधा पीला पड़ने लगता है और मुरझाने लगता है या पौधा छोटा रह जाता है। ऐसे अगर पौधे दिखाई दें तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे इस खेत में उकटा रोग आ गया है। इसका जो सही उपचार है उकटा रोग का वह आप जो है क्रॉप रोटेशन करें। दूसरा, अच्छी उन्नतशील प्रजातियों का बीज लें। तीसरा जो है बीजोपचार अवश्य करें और बीजोपचार थायरम 1.5 ग्राम और कार्बनडाजिम 1.5 ग्राम दोनों दवा आपस में मिला करके कुल दवा 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करें। किसान भाइयों, दूसरा इसमें एक रोग आता है चूर्णिल आशिता। जो किसान भाई अपनी फसल थोड़ी देरी से बोते हैं या लेट हो जाती है और बाद में जब फसल पकने की अवस्था पे होती है या फूल की अवस्था पे होती है तब मौसम थोड़ा साफ हो जाता है और गर्म हो जाता है, थोड़ा तापमान बढ़ जाता है। उस अवस्था में इस रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। रोग के लक्षण पत्ती पर छोटे छोटे चूर्ण जैसे पाउडर के रूप में दिखाई देना शुरू होते हैं और धीरे धीरे ये सब के लक्षण पत्ती को कवर करते हुए पूरे तने पर फैल जाते हैं और हमारा जो है पूरी फसल को बहुत तेजी से कवर कर लेते हैं, घेर लेते हैं।
फसल पीली पड़ने लगती है, उनकी जो फूल लगते हैं या उनमें जो फल लगते हैं वो छोटे और पीले आकार के या सिकुड़े हुए बनते हैं या कम लगते हैं। ऐसी अवस्था में हमारी फसल को बहुत अत्यंत हानि होती है। किसान भाइयों, इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो 15 से 20 किलोग्राम गंधक पाउडर का 2-3 बार छिड़काव करें 10-10 दिन के अंतर से, या जो गंधक वेटेबल गंधक आता है, पाउडर आता है, घुलनशील गंधक पाउडर बाजार में उपलब्ध है, ये 3 से 4 ग्राम पाउडर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। एक दवा और है, कैराथियान दवा है, 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो ये चूर्णिल आश्रिता नाम का रोग रुक जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा और आपकी फसल में उत्पादन आपको अधिक से अधिक प्राप्त होगा। ये की फसल में जो है एक कीट जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है, वो है माहू चैंपा। किसान भाइयों, अगर माहू के लक्षण हमारी फसल पर दिखाई दें, इसका रोज निरीक्षण करें। जैसे ही आपको दिखाई दे कि माहू हमारे खेत में आके बैठ गया है या इसके हमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं या माहू आ गया है, तो किसान भाइयों आप ऑक्सीडेमोटान मिथाइल या डाईमेथोइड या मेलाथियान, इनमें से कोई भी दवा 1 से 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर पानी के हिसाब से 10-10 दिन के अंतर से 2 बार छिड़काव करें तो आपका जो है माहू से आप अपनी फसल को सुरक्षित कर लेंगे और आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गुणवत्तायुक्त पैदावार प्राप्त करने हेतु स्पॉनिंग के बाद बटन मशरूम का देखरेख। लहसुन की फसल को प्रभावित करने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।